Solid-state chemistry is a fascinating subject that deals with the study of solids and their properties. It forms a crucial part of the Class 12 Maharashtra State Board Chemistry syllabus, as well as other boards, including IIT/NEET and various CETs, to help students grasp the concepts effectively. Ignited Minds Tutorials has uploaded a comprehensive series of videos on this topic. These educational videos cover various aspects of solid-state chemistry, including crystal lattice structures, unit cells, types of solids, and their properties. The tutorials also delve into topics like close packing, voids, imperfections, and defects in solids. With clear explanations and examples, students can deepen their understanding of this important subject. Solid-state chemistry plays a crucial role in different scientific fields, including materials science, semiconductor technology, and drug design. Understanding the basic principles of solid state helps students explore these diverse areas and opens up numerous career opportunities. By watching these video tutorials on solid state chemistry, students can enhance their knowledge, improve their problem-solving skills, and be well prepared for their board exams, entrance tests, or competitive exams like IIT and NEET. Ignited Minds Tutorials' dedication to providing quality education through their online platform ensures that students have access to reliable and comprehensive learning resources. So, dive into the world of solid-state chemistry and ignite your mind with these enlightening videos. ओके बच्चा पार्टी वी वर दैट डे डूइंग कि भाई साहब हर एक पैकिंग में आपका पहली बात तो कितने एटम्स एम्प्लॉयड है, ठीक है। तो अगर हम बात करें भाई साहब किसकी, अगर हम बात करें सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल की, सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल बच्चा पार्टी कितने एटम्स हो जाएंगे बोलो। सिंपल एटम मतलब आपका हो जाएगा हर एटम का 8वां हिस्सा अंदर आ रहा है तो 1/8 × 8 दैट विल बी 1 एटम, ठीक है। अगर आपका है बॉडी सेंटर्ड तो इसमें एक आ रहा है तो 1 + 1 हो जाएगा दैट विल बी 2। और अगर आपका भाई साहब आ रहा है फेस सेंटर्ड तो 1/8 × 8 + ½ × 6 तो ये हो जाएगा आपका 1 + 3 दैट इज 4, ठीक है। ये सारे कैलकुलेशंस हमने किए थे और हमने लास्ट में कैलकुलेशन देखा जहाँ पे हमने रेडियस ऑफ द एटम और जो आपका एज लेंथ है उस पर स्टैब्लिश किया। तो आपका देखो यहाँ पे हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो एक एटम इधर मतलब 1/8 ऑफ एन एटम इज हियर, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलो इसका रेडियस, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलो इसका रेडियस, और ये वाला हो गया भाई साहब आपका एज लेंथ, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है हमको क्या दिख रहा है, A = 2R हो गया, A = 2R हो गया। अभी हम पैकिंग एफिशिएंसी की बात करेंगे, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी मतलब देखो ये सब खाली जगह है ना, ये सब खाली जगह है, इनको अपन वॉइड्स बोलते हैं। दीज आर बेसिकली नोन एज वॉइड्स। Voids are what people? Voids are basically empty spaces in the crystalline arrangement. In the crystalline arrangement, voids are empty spaces in the crystalline arrangement, ठीक है। Okay, now अगर ये सब मैं भूल जाऊं और इसको सिर्फ एक क्यूब मानूं एज अ क्यूब तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा बोलो। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब विल बी इक्वल टू ए क्यूब, ठीक है, क्लियर है। और आपने देखा कि इस तरीके के अरेंजमेंट में कितने एटम्स हैं, 1, कैसे 8 कोनों में 8वां हिस्सा इंटू 8 तो ये हो गया आपका 1, और 1 एटम मतलब आपका 1 स्पीयर, और स्पीयर का वॉल्यूम कितना होता है बोलो, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर ये कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी इक्वल टू 4/3 पाई r का क्यूब, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे क्यूब, मतलब देखो ऐसा है मिठाई का डब्बा है और उसमें मिठाई अरेंज्ड है, क्या एकदम चप्पा चप्पा अरेंज हो जाएगा, कुछ तो स्पेस बाकी रहेगा ना। तो मिठाई के डब्बे का वॉल्यूम क्या होगा ये, और एक मिठाई का वॉल्यूम क्या होगा ये, ठीक है। तो अपन अगर भाई साहब पैकिंग फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, पैकिंग फ्रैक्शन मतलब कितना स्पेस आपने यूज कर लिया है, ये क्या हो जाएगा बोलो पैकिंग फ्रैक्शन। कितना स्पेस आपने यूज कर लिया है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक एटम का स्पेस अपॉन ए क्यूब, है कि नहीं। मिठाई के डब्बे का भाई साहब कितना हिस्सा आपने यूज किया है, दिस विल बी एक का वॉल्यूम अपॉन ए क्यूब। अभी अपने को मालूम है ए की वैल्यू क्या है 2R है,
तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 2r का क्यूब. सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच? 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 8r क्यूब. कैंसिलम 4 1 जा 4 4 2 जा 8. सो दैट विल बी π/6. ठीक है, क्लियर है? पैकिंग फ्रैक्शन आपका ये हो जाएगा. π/6 मतलब कितना होगा भाई साहब आपका? हाँ नहीं डिग्रीज में नहीं है ये. π/6 मतलब हो गया आपका 3.14 अपॉन 6. कर लो भाई साहब इसका. 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 हो गया, और इधर आ गया वो 6 2 जा 12 है ना. 6 2 जा 12, और क्या बचा भाई साहब आपका? 6 3 जा 18. ठीक है, ये हो गया. इंटू 100% कर दो भाई साहब इसका, है ना. इसको अपन इंटू 100% कर रहे हैं, 100%, तो आपका कितना हो जाएगा? 52.3%. इसकी पैकिंग एफिशिएंसी हो गई. मतलब वॉइड्स का परसेंटेज, खाली स्पेस का परसेंटेज कितना हो जाएगा? 100 माइनस 52.3%, जो भी इसका 47.6 है ना परसेंट, ये आपका वॉइड्स का स्पेस हो जाएगा. क्लियर है? तो अपन बोलेंगे भाई साहब बहुत बेकार पैकेज, मतलब अच्छा पैकिंग एफिशिएंसी नहीं है, क्योंकि जितना आपका पैकिंग हो रहा है उतना ही खाली स्पेस भी जा रहा है. देखो डब्बे बनाने का एक खर्चा तो होगा ना भाई साहब. अगर आपने डब्बा बनाया तो उस पर खर्चा किया है, और उसमें आप सिर्फ 50% स्पेस को ही पैक कर पा रहे हो, बाकी का 50% अगर आपका खाली जा रहा है तो आपकी पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी नहीं है ना. अगर समझ लो तुम किसी जगह पे टूर्स में जा रहे हो और तुमने एक सूटकेस उठाया जिसमें 4 ही कपड़े डाले, जबकि उसमें और भी ठूंस सकते हो, तो या तो तुम्हारा वो बड़ा वाला सूटकेस लेना एक बोझ होगा, या तो तुम कोई छोटा बैग लो भाई साहब. 4 कपड़े डालना है तो छोटा बैग लो, उसके हिसाब से तुम्हारी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी? इंक्रीज होगी. ठीक है, यहाँ पे जितना स्पेस तुम्हारा वो एटम ले रहा है एक क्यूब के अंदर, उतना ही स्पेस खाली भी रह रहा है. सो दिस इज नॉट अ वेरी गुड पैकिंग एफिशिएंसी. इसीलिए सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल में आपका जो पैकिंग एफिशिएंसी है दैट इज नॉट दैट ग्रेट, बिकॉज यू विल हैव अ लॉट ऑफ वॉइड्स इनसाइड इट. आपके वॉइड्स का परसेंटेज ज्यादा होगा. ठीक है, ओके. तो चलिए भाई साहब देखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स. ठीक है, एज लेंथ हो गया. ठीक है, दिस विल बी, तो 4/3 आप भाई साहब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ गया 52.4 आया है. ठीक है, तो इसका कितना आ गया? 47.6. तो आपका वॉल्यूम अनऑक्यूपाइड या वॉइड्स दैट विल बी 47.6%. ठीक है, ओके. सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल अगर हम लें तो ये हो गया आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. देखो हमेशा याद रखना कि ये सब एक दूसरे को टच कर रहे हैं. वो हम डायग्राम बनाने के पर्पस के लिए ऐसे बनाते हैं, लेकिन एक्चुअली ये सारे एक दूसरे को टच कर रहे हैं. इट्स लाइक अरेंजिंग 8 बॉल्स. आपने 2 को इधर रखा है, 2 को इधर रखा है, और ऊपर नीचे ऐसे रखा है. ठीक है, सो दिस इज अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. एज लेंथ ऑफ द क्यूब इज ए. ठीक है, ये हो गया आपका ए. तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में भाई साहब ये हो गया आपका एज लेंथ. ठीक है, दिस इज बेसिकली द एज लेंथ, और आपका ये हो गया आर. तो ए की वैल्यू किसके बराबर? 2r के बराबर. क्या ये समझ पा रहे हैं भाई साहब? रेडियस ऑफ द स्फीयर इज r, सो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2r. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. अभी इसमें आते हैं. ठीक है, ओके. देखो यहां पे क्या हो रहा है भाई साहब आपका, क्या a 2r के बराबर होगा? सो द आंसर इज नो, क्योंकि अभी देखो थोड़ा सा स्प्लिट अप हो गया है. अभी ये बीच में आ गया है बोल के इन दोनों में थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ गया है. ठीक है, नाउ a इज नॉट इक्वल टू 2r. नाउ a इज नॉट इक्वल टू 2r. लेकिन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में भाई साहब आपका क्या हो जाएगा? देखो अभी समझ लो हम इस एक एज को ले रहे हैं. देखो टचिंग स्फीयर्स को ही हम कंसीडर कर सकते हैं. क्या ये दोनों टचिंग स्फीयर्स हैं? अभी तो नहीं रहे. लेकिन ये और ये, क्या ये टचिंग स्फीयर्स हैं? ध्यान दो, बॉडी डायगोनल में है ना, इस कोने में एक एटम, बीच में एक एटम, और वहां एक एटम. अगर हमने इन तीनों को जोड़ा, क्या ये टचिंग है? देखो ध्यान से. अरे क्या है रे भाई. ठीक है, इसको देखो, यहां से लेकर उस कोने तक तुम जा रहे हो. आर दीज एटम्स टचिंग एटम्स? दे आर. तो इसको ले सकते हो. इन दोनों को अभी तुम कंसीडर नहीं कर सकते ए और आर के बीच में रिलेशनशिप निकालने के लिए. ठीक है, तो समझो भाई साहब अभी इसको, ये आपका एक हो गया क्यूब. ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका एक क्यूब जिसका एज लेंथ कितना है? ए. ये कितना है? ए. ठीक है, अभी हम आते हैं इस पे. ये कितना हो जाएगा बोलो भाई? ये कितना है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना. पाइथागोरस थ्योरम लगाओ. ये कितना हो जाएगा? √2a. सिंपल सी बात है. a² प्लस a², तो ये हो गया √2a. ओके, अभी अपने को क्या निकालना है? ये वाला निकालना है. देखो क्योंकि आपका यहाँ पे एक स्फीयर है, यहाँ पे 1/8, यहाँ पे 1/8, ऐसा है ना. देखो 1/8, 1 स्फीयर एंड 1/8. क्या ये समझ में आ रहा है? तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा? पहले तो इसका लेंथ निकालो. देखो ये और ये, तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना? √2a. ये कितना है? a.
तो ये एक ऐसा ट्राइंगल है, देखो ऐसा ट्राइंगल है जिसका ये वाला पोर्शन कितना है √2a और इन दोनों के बीच में कितना है 90 डिग्री का एंगल है। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? 3D है, आपको 3D विजुलाइज करना है, पूरे चैप्टर में 3D विजुलाइजेशन चाहिए आपका, ठीक है। ये कितना है a, बताओ मेरे को ये कितना हो जाएगा √2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच 2a, तो ये 3a का स्क्वायर, तो दैट विल बी हाउ मच √3a। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? ये कितना हो गया √3a। आर वी क्लियर? क्लियर, ओके। अभी आप इसको देखो, देखो यहां पे ये एक हिस्सा, ये एक हिस्सा और भाई साहब ये एक हिस्सा, ठीक है। ये वाला कितना हो गया बोलो r, ये वाला कितना हो गया बोलो 2r, और ये वाला कितना हो गया r, तो कितना हो गया r प्लस 2r प्लस r, तो कितना हो गया 4r, और 4r की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बोलो √3a के बराबर। समझ में आ रहा है भाई साहब? इससे आप a और r की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम इसको करते हैं। तो इसका मतलब r की वैल्यू, तो आप इसको लिख सकते हैं भाई साहब, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a की वैल्यू हो जाएगी 4/√3r। क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, BCC के लिए, ठीक है, ओके। सो a की वैल्यू हो गई 4/√3r। अभी कितने एटम्स हैं भाई साहब इसमें? 2, y 1/8 × 8 हो गया 1, और ये बॉडी सेंटर्ड 1, तो ये हो गया 2। एक एटम का भाई साहब कितना होता है वॉल्यूम? 4/3 πr³। तो दो एटम का कितना होगा? 2 × 4/3, दो एटम्स हुए ना। एक एटम का कितना वॉल्यूम होता है? 4/3 πr³। दो एटम का कितना होगा? 2 × 4/3। ये हो गया भाई साहब, अब हम पैकिंग एफिशिएंसी निकाल रहे हैं अपॉन पूरे वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका a³, ठीक है। जैसा पिछली बार निकाला था वैसे निकाल रहे हैं। पिछली बार में सिर्फ ये 2 नहीं था, ये 1 था, ठीक है। और a की r के साथ क्या कोरिलेशन थी? a = 2r था। अभी हम क्या देखेंगे भाई साहब? तो ये हो गया आपका 8/3 πr³, और यहां पे क्या हो जाएगा a का क्यूब। सो a इज हाउ मच? 4/√3r। सो a का क्यूब कितना हो जाएगा? 4³ दैट इज 64, √3 × √3 × √3। सो ये कितना हो गया? 3√3, 3√3r का क्यूब, ठीक है। सो दैट विल बी 64 3√3r का क्यूब। कैंसिल हम, ठीक है। 8 × 1 = 8, 8 × 8 = 64, ठीक है। तो भाई साहब, और ये 3 और 3 कैंसिल हो गए भाई साहब, बहुत कब कैंसिल हो गया ये पाई अपॉन पाई, ये √3 ऊपर जाएगा, π√3/8, ठीक है। ये आएगा ना, देखो पाई था यहाँ पे, ये √3 ऊपर गया, π√3/8 आ गया ये, ठीक है। 3.14 × 1.73/8, और इसको भाई साहब अगर परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ रहा है भाई साहब? ये जरा करो ना, 3.14 × 1.73/8, $67.9 आ गया। देखो तो पिछली बार वाला कितना था भाई साहब? 52 कुछ आ रहा था, देखो यहाँ पे 67 आ गया। तो क्या आपकी पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ गई भाई साहब। वॉइड का परसेंटेज कितना हो जाएगा? 100 - 67.9, इसका भाई साहब कितना आ जाएगा? 9 + 1 10 and 7 get 2, 32.1%, ठीक है। तो आपका वॉइड का परसेंटेज घट गया, परसेंटेज ऑक्यूपेंसी आपकी बढ़ गई, ठीक है। ठीक है, तो आपका ये अगर c² देखोगे, ये समझ में आ रहा है? देखो ये आपका a है, ठीक है। ये वाला कितना हो जाएगा? पहले बात तो ये बताओ, ठीक है। अगर इसको करना चाहो तो इसको कर लो, या तो आप सीधा इसको, दिस कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड। देखो यहाँ से इसको जोड़ रहे हैं अपन, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? √2a। ये है भाई साहब आपका a, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? √3a, ठीक है। जिस तरह से भी आप निकालना चाहो, सो ये आपका √3 आ जाएगा। देखो 3a², तो आपका ये वाला वैल्यू कितना हो गया? √3a, ठीक है। तो c की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? c की वैल्यू हो गई √3a। अभी आप इन तीनों स्फीयर्स को देखो, इसका 1/8 हिस्सा, इसका 1/8 हिस्सा और इसका पूरा हिस्सा, इसका r, इसका 2r और इसका r, तो ये आपका कितना हो गया? 4r। तो 4r = √3a। समझ में आ रहा है? ये 4r = √3a, तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 4r/√3। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, अभी हम पैकिंग एफिशिएंसी देखेंगे, ठीक है। तो कितने आपके एटम्स हो गए? 2 एटम्स, आपको मालूम है कैसे? 8 × 1/8 हो गया 1, और एक आपके बॉडी सेंटर में है,
तो आपके दो एटम्स हो गए। एक एटम का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, दो एटम का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2 × 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना हो जाएगा भाई साहब ए क्यूब, दैट विल बी 4r/√3, तो ये हो गया 64r³/3√3, ठीक है। इसी को अपन निकालेंगे भाई साहब। सो इसको इंटू 100 करेंगे, वही देखिए √3 × 3 तो आपका कितना आया था, देखो 67 पॉइंट कितना आया था, तो 67.9%, अप्रॉक्सीमेटली 68% आपका ये आ गया। आपका एम्प्टी स्पेस कितना हो जाएगा 32%, ठीक है। सो आप अगर देखोगे पैकिंग एफिशिएंसी आपकी बढ़ गई है यहाँ पे, प्रिमिटिव से फेस सेंटर्ड का बॉडी सेंटर्ड का पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ गया है, ठीक है। इट हैज बेसिकली इंक्रीज्ड। आर वी क्लियर? ओके ओके ओके। फेस सेंटर्ड में कितने एटम्स हो जाएंगे बताओ? फेस सेंटर्ड में क्या होगा, देखो ये आपका फेस सेंटर्ड है ना भाई साहब, ये आपके फेस सेंटर्ड है, तो यहाँ पे एक एटम, यहाँ पे एक एटम, और भाई साहब मतलब तो आपका भाई साहब ये हो गया फेस सेंटर्ड मतलब 8 कोनों में भाई साहब एक एक एटम, ठीक है, 8 कोनों में एक एक एटम, और यहाँ पे और नीचे एक एटम, ये साइड में और ये साइड में एक एटम, और आगे और पीछे ये एक एटम, ठीक है। तो पहली बात तो आपके एटम्स कितने हो गए 1/8 × 8, ठीक है, प्लस हाफ × 6, है ना, तो कितना हो गया भाई साहब आपका 1 + 3 दैट इज 4 एटम्स, ठीक है। अभी अपने को देखना है कि इसमें से हम किसको उठाएं जिसमें हम ए और आर की रिलेशन को प्रॉपर्ली स्टैब्लिश कर पाएं, ठीक है। तो देखो ये इस वाले डायगोनल में आओ, देखो यहाँ पे एक फेस उठा लो इसका, ठीक है, एक फेस उठा लो, तो ये एक एटम, ये एक एटम, और बीच में फेस सेंटर्ड है ना भाई साहब, यहाँ पे देखो ये बीच में फेस सेंटर्ड होगा। अब देखो यहाँ पे भाई साहब ये कितना हो गया ए, ये कितना हो गया भाई साहब ए, ठीक है, ये वाला कितना हो जाएगा R, 2R और R, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो 4R का स्क्वायर इज इक्वल टू A² + A², पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे तुम, 4R का स्क्वायर इज इक्वल टू A² + A², दैट इज हाउ मच 2A का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 16R का स्क्वायर इज इक्वल टू 2A का स्क्वायर, तो 8R का स्क्वायर इज इक्वल टू A का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी, ठीक है। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा पार्टी, A विल बी इक्वल टू √8R, ठीक है, √8 मतलब 2 बाहर आया, 2 √2R इज इक्वल टू A, क्लियर है, ओके। अभी हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी बच्चा पार्टी कितनी हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू 4 है ना, 4 एटम्स हो गए, 4 × 4/3 पाई r³ अपॉन A का क्यूब, ठीक है। सो दैट विल बी 16 पाई r³ अपॉन 3 A का क्यूब, A का क्यूब मतलब 2 √2 R इस पूरे का क्यूब, है ना, मतलब कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 √2 को अगर हम करेंगे 2 √2 × 2 √2 × 2 √2, सो दिस विल बी 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 × 2 हो गया 16 √2, ठीक है। सो दैट विल बी 16 पाई r³ अपॉन 3 × 16 √2 r³, कैंसिल इंटू 100% करना है इसको, 16 कैंसिल, यहाँ पे हो गया। अगर हम इसको रैशनलाइज करें, देखो पाई 3 √2 है, तो इसको अगर भाई साहब रैशनलाइज करें तो √2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो गया पाई इंटू √2 अपॉन 3 2 = 6, तो इधर हो गया कितना 3.14 इंटू 1.41 अपॉन 6, इसको करो जरा भाई साहब, 3.14 इंटू 1.41 अपॉन 6 इंटू 100 कर दो, देखिए 73.79, तो इतना पैकिंग एफिशिएंसी हो गया। देखो 60 से अभी कहाँ पे आ गया 73 पे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिंग इज मोर एफिशिएंट पैकिंग देन बॉडी सेंटर्ड, एंड बॉडी सेंटर्ड इज मोर एफिशिएंट पैकिंग देन प्रिमिटिव, ठीक है, ओके। तो चलिए भाई साहब इसको देख लेते हैं। तो अपन भाई साहब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो ये इसको देखो, ये आपका R, 2R और ये हो गया आपका R, तो कितना हो गया 4R, A और ये A, तो 4R का स्क्वायर इज इक्वल टू 2A का स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ पे भाई साहब फेस सेंटर्ड क्यूबिक में बोल सकते हैं भाई साहब, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा B इज इक्वल टू 2A, R इज द रेडियस ऑफ द, तो आपका B इज इक्वल टू 4R, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो R, ठीक है, तो A³ हो गया आपका इतना। पैकिंग एफिशिएंसी देख लो 74%, कितना आया था
तो 74% आ गया आपका, ठीक है। आपका वॉइड्स का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 100 माइनस 74%, सो दैट विल बी बेसिकली 26%। तो धीरे धीरे आप देख रहे हो कि आपका प्रिमिटिव से बॉडी सेंटर्ड से फेस सेंटर्ड आपका पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ता जा रहा है और आपका वॉइड्स का परसेंटेज कम होता जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली पैकिंग एफिशिएंसीज। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ANR इन BCC? BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक मतलब देखो कोई याद करने की जरूरत नहीं है, ये देखो आपका बॉडी सेंटर्ड कहाँ पे होगा, देखो ये हो गया, ठीक है, 8 कोनों में 8, ठीक है, और बॉडी सेंटर्ड है मतलब ये बॉडी का डायगोनल है देखो, और इसमें तो आप भाई साहब यहाँ पे इसको ले लोगे A, इसको ले लोगे A, तो आपका ट्राइंगल कैसे बन रहा है, देखो इस तरीके का ट्राइंगल बन रहा है, बीच में एक, यहाँ पे एक था हिस्सा, ठीक है। तो ये हो गया A और ये हो गया A, ये हो गया R, 2R और ये R। तो आप क्या लिख सकते हो भाई साहब, 4R का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, नहीं ये आपका √2A होगा ना, सॉरी √2A होगा, ये आपका A है और ये A है, तो दिस विल बी √2A। तो ये हो गया आपका √2A और ये A, तो ये हो गया कितना भाई साहब आपका 4R का स्क्वायर इज इक्वल टू √2A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच, 3A का स्क्वायर इज इक्वल टू 4R का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका रिलेशनशिप क्या हो जाएगा बिटवीन A एंड R, तो आप लिख सकते हो भाई साहब A इज इक्वल टू 4/3R स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। तो अपन A को क्या लिख सकते हैं, 2/√3R, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, या तो आप लिख सकते हैं भाई साहब 2√3/6R भी लिख सकते हैं, जो भी है, ठीक है। तो ये आपका A और R के बीच में रिलेशनशिप कौन सा हो जाएगा बोलो, 4R/√3, ठीक है, ये हो जाएगा भाई साहब आपका, ठीक है, C वाला ऑप्शन, ठीक है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय FCC इज, FCC कितना हो जाएगा, सबसे ज्यादा है 74 है ना, ओके। चलिए भाई साहब, इन सिंपल क्यूबिक R इज इक्वल टू कितना हो गया, 2A, R इज इक्वल टू 2A, ठीक है। सॉरी आपका भाई साहब यहाँ पे ऐसा है ना, सिंपल क्यूबिक में ये और ये ऐसे जॉइंट है, तो ये आपका हो गया भाई साहब A और ये हो गया R और ये R, ठीक है। तो A इज इक्वल टू 2R, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, A/2, ठीक है, ओके। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इन सिंपल क्यूबिक इज 47, सबसे कम भाई साहब, ठीक है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इन सिंपल क्यूबिक, ओके, विल डू दिस टुमारो। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। भाई साहब सोल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए यू शुड नॉट बी रिलीजिंग वार्म वाटर और हाई टेम्परेचर वाटर इनटू मेन स्ट्रीम। वो अगर पोल्यूटेंट फ्री हो तो भी आप ऐसे रिलीज नहीं कर सकते, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ओके ओके ओके, so answer, you observe that some bubbles emanate from water. It indicates gas is escaping in the form of bubbles from the solution. Gas escaping from the liquid in which it is dissolved or from solution when heated indicates the solubility of the gas decreases with rise in temperature. ठीक है, तो आपका solubility गैस का क्या हो जाएगा भाई साहब, it will decrease. Temperature and solubility, higher temperature drives gases out of the solution. जैसे आप भाई साहब किसी गैस और लिक्विड के सोल्यूशन को हीट करेंगे तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस विल ड्राइव आउट, ठीक है। ओके, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स आर मोर बबली इफ स्टोर्ड इन द रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो आप देखोगे ऐसा कुछ नहीं है कि इनको आप रख सकते हो, ऐसे बाहर भी रख सकते हो, जैसे आपके दुकानों में रहता है बाहर रख पड़ा होता है, लेकिन आइडियल कंडीशन होगा कि इनको आप रेफ्रिजरेटर में रखो, ठीक है। आप इस चीज को बाहर से लेकर पियो और रेफ्रिजरेटर से लेकर पियो, आपको ज़्यादा टेस्ट किस में आएगा, रेफ्रिजरेटर वाला, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर में क्या हुआ है, जो देखो समझ लो एक पेप्सी है जो आपका रेफ्रिजरेटर में नहीं रखा हुआ है, बाहर पड़ा हुआ है, उसको आप पी रहे हैं, और एक पेप्सी है जो आप रेफ्रिजरेटर से उठाकर पी रहे हैं, आपको ज़्यादा टेस्ट किस में आएगा, क्यों, क्योंकि आपका जो CO2 है वो इस वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल है व्हेन इट इज केप्ट इन रेफ्रिजरेटर, और CO2 ही वो इम्पैक्ट देता है आपको। कभी कभी डगार आता है, देखो ऐसा लगता है ना नाक से निकल आएगा, है ना, तो वो क्यों हो रहा है, ये फील करते हो आप, ठीक है। वो क्यों होता है, क्योंकि आपके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फुस से हो रहा है, जैसे आपका बॉटल में होता है वैसे आपके अंदर सिस्टम में भी होता है, ठीक है। सो जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड इस वाटर में डिजॉल्व है, जैसे आप इसको पी रहे हो इसमें ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड निकल चुका है, ठीक है। तो इसीलिए आपको इम्पैक्ट नहीं देगा, लेकिन इसमें आपको इम्पैक्ट देगा जो रेफ्रिजरेटेड है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अभी भी उसमें डिजॉल्व है, क्योंकि टेम्परेचर आपका लो है। जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो कार्बन डाइऑक्साइड पहले से फुस हो चुका है, उसे बॉटल खोलने की देरी है, वो
पूरा बाहर चला जाएगा, ठीक है। ओके, सो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स आर मोर बबली इफ स्टोर्ड इन द रेफ्रिजरेटर। अरे क्या हो गया तुमको भाई साहब? वार्म लेक्स हैव लेस ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन देम देन कूल लेक्स, ठीक है। तो वार्म लेक्स में आपका लेस ऑक्सीजन डिसॉल्व होगा देन कूलर लेक्स, बिकॉज ऑक्सीजन आपका बाहर जा रहा है। इन द ग्राफ लीस्ट सॉल्युबल गैस इज हीलियम एंड मोस्ट सॉल्युबल गैस इज मीथेन, ठीक है। ओके, इसको बाद में पढ़ेंगे। मीथेन गैस आपका बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है एंड हीलियम लेस। थैंक यू सो। यूनिट सेल देखा था, उसी यूनिट सेल पे अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब, क्या हो गया यार? Okay, niobium is found to crystallize with BCC structure and found to have a density of this much. Determine the atomic radius of niobium if its atomic mass is 93. तो atomic radius आपको determine करना है। BCC structure है, BCC structure मतलब body centered cubic। कितने atoms हो जाएंगे बोलो body centered cubic में? body centered cubic में कितने atoms हो जाएंगे? BCC में भाई साहब हो जाएगा आपका 8 कोनों का 1/8 into 8 प्लस एक सेंटर का, तो दैट विल बी 1 + 1, दैट इज 2 एटम्स, ठीक है। एंड हैज अ डेंसिटी ऑफ दिस मच। डिटरमिन द एटॉमिक रेडियस ऑफ नाइबियम इफ इट्स एटॉमिक मास इज 93। इसका एटॉमिक मास कितना है भाई साहब? आपका 93। तो ये सारे चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए। डेंसिटी कितनी है इसकी? 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। तो 1 सेंटीमीटर क्यूबिक का मास कितना हो जाएगा? 8.55 ग्राम। डिटरमिन द एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस बीसीसी में कितना हो जाएगा बोलो? ओके, जैसे भाई साहब बीसीसी क्या है आपका? बॉडी सेंटर्ड है ना, तो बॉडी सेंटर्ड में अपन ने क्या देखा? ए और आर के बीच में क्या रिलेशनशिप है? ये बीच में एक और ये एक, ठीक है। तो आपका आर 2r और r, तो ये हो गया आपका 4r। दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? ये हो गया a और ये हो गया √2a और ये हो गया आपका a, ठीक है। तो a ये हो गया आपका √2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, √2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच? आपका ये 4r का स्क्वायर, 4r का स्क्वायर है कि नहीं, ठीक है। सो दैट विल बी हाउ मच? 16r का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। क्या समझ में आ रहा है? r प्लस 2r 3r प्लस r 4r का स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस a इसका हो गया √2a का भाई साहब इतना हो गया, सो दे हुए 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 16r का स्क्वायर। सो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? a को लिख सकते हैं 16/3r का स्क्वायर, तो a को अपन क्या लिख सकते हैं? 4/√3r का स्क्वायर, r, ठीक है। a को अपन ये लिख सकते हैं, या r को अपन क्या लिख सकते हैं? √3a/4। वी कैन राइट इट बोथ वेज, ठीक है। ओके, एटॉमिक रेडियस ऑफ नाइबियम इफ इट्स एटॉमिक मास इज 93। तो नाइबियम का एटॉमिक मास भाई साहब कितना है? 93 है, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? तो ये सारे तो तमाम आपके हो गए, ठीक है आपके। तो यहाँ पे अपन करते हैं, देखो 1/8 आपका कॉर्नर में और 1 एटम एट द सेंटर, तो आपके टोटल एटम्स कितने हो गए भाई साहब? 2 एटम पर यूनिट सेल, ठीक है, 2 एटम्स पर यूनिट सेल। ओके, सो नाइबियम इज अ बीसीसी स्ट्रक्चर। तो Z मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स। Z इज बेसिकली व्हाट? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो कितने एटम्स हो गए आपके? देखो 2। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। सो डेंसिटी इज हाउ मच? 8.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। एटॉमिक मास कितना है बोलो? 93। आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है? एटॉमिक रेडियस। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज डेंसिटी, इसको नोट कर लीजिए भाई साहब, प्लीज नोट दिस डाउन। डेंसिटी इज इक्वल टू एटॉमिक मास इंटू एटॉमिक वेट अपॉन a³ इंटू Na। हो गया, ठीक है। तो डेंसिटी आपका भाई साहब कितना हो जाएगा? सो यहां पे आपका डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स और दिस विल बी इक्वल टू एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट जो भी आप बोलना चाहे, a³ इंटू आपका हो गया, सॉरी हाँ, एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है, एवोगाड्रोस नंबर।
तो Z आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ये हो गया। AW हो गया भाई साहब आपका एटॉमिक वेट, ये हो गया आपका एटॉमिक वेट, ठीक है। A क्यूब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल। और आपका Na कितना हो जाएगा, Na इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ओके। देखो यहाँ पे डेंसिटी इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ओ हाउ इज दिस, क्योंकि देखो ये जो है आपका एटॉमिक वेट कितना है, एटॉमिक वेट इंटू Z, ये हो जाएगा टोटल मास। देखो एक यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं, चाहे आपका BCC हो, चाहे आपका भाई साहब FCC हो, चाहे आपका सिंपल क्यूबिक हो, तो कितने एटम्स हैं प्लस हर एक का एटॉमिक वेट कितना है, तो ये टोटल मास हो जाएगा कि नहीं, दैट विल बी बेसिकली टोटल मास, है ना, ओके। और यहाँ पे भाई साहब एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है, इनटू आपका A⁻3 मतलब आपका क्या हो जाएगा, A⁻3 इज बेसिकली व्हाट, वॉल्यूम, ठीक है, ये हो गया आपका टोटल वॉल्यूम। और यहाँ पे अगर डेंसिटी आपको लेनी है तो एवोगाड्रोस नंबर के लिए लेंगे आप, क्योंकि वो 1 मोल का होता है, ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका Z इंटू एटॉमिक वेट। चलिए करते हैं इसको भाई साहब, तो यहाँ पे Z कितना है, क्योंकि ये आपका क्या बना है, व्हाट इज दिस पीपलम, दिस इज बेसिकली Z की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ नाइबोयम इज गिवन एज 93, ठीक है, अपॉन A क्यूब यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, A किसके बराबर है, डेंसिटी इज 8.5 ना, तो यहाँ पे इसको अपन लिख सकते हैं 8.5, और A क्यूब को अपन अननोन रखते हैं, और ये हो गया आपका 6.022 इंटू 10⁻23, ऐसा लिख सकते हैं। इसमें से हमारा निकलेगा A क्यूब, ठीक है, ओके। सो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं Z, ठीक है, वेयर A इज एज ऑफ यूनिट सेल, तो A क्यूब कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू Na, ठीक है। सो ये 2 इंटू 93 अपॉन डेंसिटी दैट इज 8.55 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, क्लियर है। अभी अगर हम इसको कैलकुलेट करते बैठे तो 196 होगा ना, 186, हाँ ठीक है, 186 अपॉन 51.49, सो अप्रॉक्सीमेटली आपका इतना आ गया। तो A की वैल्यू कितनी हो गई, इतनी। एंटी लॉग लेंगे भाई साहब, यहाँ पे बहुत आपका काम आएगा ये, ठीक है। सो 36.1, तो यहाँ पे एंटी लॉग वैल्यू लेनी पड़ेगी 1/3 ऑफ 36.1 इंटू 10⁻⁻8, सो इसका आ जाएगा भाई साहब कितना आ गया, 3.35, ओके। अभी आप देखो यहाँ पे R की वैल्यू कैसे निकालोगे, क्या ये समझ में आ रहा है, क्या लॉग टेबल है, नहीं है, किसी के पास है, चलो करते हैं इसको। यहां तक समझ में आ गया भाई साहब, A क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई, 36.1 इंटू 10⁻⁻24। चलिए लॉग टेबल से आप पूरे सवाल को ही एक्चुअली सॉल्व कर सकते हैं, तो लेट्स डू दिस पीपलम, ठीक है। यहाँ पे आपका कितना है देखो, 2 इंटू 93, तो A क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई, 186 अपॉन 8.55 इंटू 6.022, इस 10⁻23 को छोड़ देते हैं, ठीक है। अगर मैंने ये 10⁻23 है यहाँ पे, लेकिन लेट से मैंने मान लिया कि ये x है, तो लेट x इज इक्वल टू 186 अपॉन 8.55 इंटू 6.022, तो आपका log x का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट विल बी log ऑफ 186 माइनस log ऑफ 8.55 माइनस log ऑफ 6.022, ठीक है, क्लियर है। चलिए इसका बताइए 186 का कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा, 3 है, 3 माइनस 1 दैट इज 2, 18 का 6 बताइए लॉग में, 18 का 6 समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे 3 नंबर्स हैं बिफोर डेसिमल, तो ये हो गया 3 माइनस 1 दैट इज 2, इसका कैरेक्टरिस्टिक 18 का 6 2691, चलिए 2695, ओके, माइनस लॉग 8.55, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, 1 माइनस 1 दैट इज 0, 0.85 का 5 बताइए कितना है, 9320 माइनस लॉग 6, तो यहाँ पे इसका भी कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे 60 का 2 बताइए कितना हो जाएगा, 60 का 2 प्लस 2 ऐड कीजिए, 7796, ठीक है,
+1 तो 7797, तो 7797 लिख दें, ठीक है। ओके चलिए यहाँ पे कितना हो गया बोलो 2.2695, इन दोनों को ऐड करो, यहाँ पे हो गया 7, 9 + 2 11, 3 + 1 4, 7 + 4 11, 9 + 1 10, 10 + 7 17, ठीक है। अभी कर लो भाई साहब इसको माइनस, सो 2.2695 माइनस 1.7117, 8 + 7 कितना हो गया 15, 8 से 1 गया, यहाँ पे 7 आ गया, 6 से 1 गया 5, 7 + 5 12, ए से 1 से 3 हो गया आपका 0 पॉइंट, तो आपका भाई साहब यहाँ पे a क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई 0.5578, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पे आपने इसको छोड़ दिया था तो इंटू 10⁻⁻23, क्या ये समझ में आ रहा है। अभी देखो यहाँ पे आपने, ये तो x की वैल्यू हुई ना, x की वैल्यू कितनी हो गई 0.5578। अभी आपको भाई साहब यहाँ पे क्या लेना है, ये log ऑफ x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी एंटी लॉग ऑफ 0.5578, एंटी लॉग आप देखेंगे 5578 का, बताइए कितना है 78, 3606 + 7, 06 + 7 13 हो गया ना, 3616 3613, ठीक है। ओके यहाँ पे भाई साहब पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे, तो इंटू यहाँ पे कितना आपका 0 है, एक भी 0 नहीं है, तो इंटू 10⁻0 है ना, तो ये हो गया आपका 0.3613, तो ये हो गया आपका 0.361, वैसे ही रहेगा भाई साहब 0.3613, ठीक है। ये हो गया भाई साहब इसका एंटी लॉग। तो अगर हम इसको करते हैं यहाँ पे देखो 3.61 आ गया, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो, सॉरी यहाँ पे एक कोई भी 0 नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो कोई भी 0 नहीं है मतलब 0 + 1 होगा, आई एम सो सॉरी, मतलब यहाँ पे 0 है और देखो 0.3613 आया ये, अभी इस पॉइंट के बीच में और 3 तक कोई 0 है क्या, नहीं है, तो इसको क्या करोगे इंटू 10⁻0 और कोई भी 0 नहीं है यहाँ पे तो +1 करोगे, अगर एक 0 होता था तो 1 + 1 होता था, अगर 2 0 होता था तो 2 + 1 होता था, तो यहाँ पे 0 0s है +1, ठीक है। सो दैट विल बी हाउ मच 3613 इंटू 10, सो ये हो गया आपका 3.61 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है 3.61, ये आपने लॉग टेबल से फाइंड आउट किया, देखो 3.61 इंटू जो 10⁻⁻23 था उसको ऊपर ले लिया भाई साहब, ठीक है। ओके अभी आपको देखो इसको सॉल्व करना है, तो आपका a क्यूब का वैल्यू कितना आ गया 3.61, ठीक है, a क्यूब का वैल्यू कितना आ गया 3.61 इंटू 10⁻⁻23, तो अभी a1, तो a अगर हमने दोनों तरफ 1/3 ले लिया तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बोलो, log ऑफ a, यहाँ पे हो गया आपका, देखो अगर मैंने यहाँ पे ऐसा लिया तो ये 1/3 हो जाएगा ना, तो log ऑफ a कितना हो जाएगा 1/3 log ऑफ 3.61 इंटू 10⁻⁻23, है कि नहीं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे भाई साहब 1/3 log ऑफ, अभी यहाँ पे देखो -23 है ना, तो इसको अपन थोड़ा सा 3 का 21 लेते हैं अगर, तो यहाँ पे कितना हो जाता था, देखो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो 3.61 इंटू 10⁻⁻23 है, अगर यहाँ पे मैंने कर दिया 3610123 नहीं यार क्यूब नहीं आएगा ना, ठीक है चलो करते हैं इसको ऐसे ही, तो आपका यहाँ पे हो गया 1/3 log ऑफ 3.61 प्लस 1/3 log ऑफ 10⁻⁻23, ठीक है। करिए भाई साहब यहाँ पे 1/3 ऑफ log ऑफ 3.61, log ऑफ 3.61 यहाँ पे एक डिजिट है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा 1 - 1 दैट इज 0, 36 का 1 बताइए कितना हो जाएगा 563, ओके। चलिए यहाँ पे अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो 1/3 इंटू 0, अच्छा 5563, ठीक है। सो 3 1 ज़ा 3, सॉरी 0 पॉइंट हो गया, ये 3 1 ज़ा 3, 5 से 3 गया 2, 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15,
3 4 ज़ा 12, इतना आ गया भाई साहब आपका ये, ठीक है। अभी इसको निपटाते हैं, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा -23/3 और log ऑफ 10, ऐसा लिख सकते हैं। log ऑफ 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। सो -23/3, 23/3 इंटू 1, 23/3 भाई साहब कितना हो जाएगा 23/3 कर लो, 3 7 ज़ा 21, 21 3 से 1 गया 2, 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18, तो यहाँ पे आपका कितना हो गया -7.66, ठीक है, -7.66 कितना आ जाएगा बोलो इसका। तो इसको ना अपन ऐसे नहीं कर सकते, ये लॉग में दोनों भी वैल्यूज़ आपकी किस में है भाई साहब, लॉग में है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसके मैंटिसा को बाहर निकालेंगे 0, ठीक है, -7 और यहाँ पे क्या करेंगे प्लस 0.1854 -0.66, ठीक है। या आप यहाँ पे एक, ठीक है, हाँ 0.84, तो आपका कितना आ गया बोलो, बार ऑफ 7, ये आ गया बार 7, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 0.66 है, यहाँ पे 0.1854, ये 0 और 0 4 5 8 से 6 गया 2 और यहाँ पे कितना हो गया 6 + 5 11, बार 1 पॉइंट है ना, यहाँ पे बार 1 आ जाएगा प्लस बार 1.5254, so this will be how much, bar 1 7 plus bar 1, that is bar 8.5254। तो आपका भाई साहब a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू आ गया, सॉरी log ऑफ a का वैल्यू आ गया बार 8.5254। तो अभी आप क्या करोगे भाई साहब, a विल बी एंटी लॉग ऑफ कितना 8.5254, ठीक है। अभी आप बताइए 5254 का देखिए, 52.54 का 52 का 54 3353, ठीक है। और इसको यहाँ पे अपन 0.3353 होगा और यहाँ पे बार है देखो, सो दिस विल बी 10⁻⁻8, ठीक है। सो दैट विल बी 3.353 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी भाई साहब इसकी, ठीक है। सो अगर हम इसको पूरा करते हैं, सो दिस इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच, देखो 10⁻⁸, हाँ कुछ गड़बड़ किया मैंने, 3.33 इंटू 10⁻⁸ आ गया आपका। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके। सो इन BCC द रेडियस ऑफ द R एटम कितना हो जाएगा, देखो R एटम आपका भाई साहब यहाँ पे BCC है, तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √3R/4, √3R/4, तो आपको भाई साहब रेडियस कितना होगा, रेडियस विल बी 4A/√3, ठीक है। तो कर लो भाई साहब यहाँ पे √3A/4, तो ये हो गया आपका 4, सो रेडियस हो गया आपका दिस मच, ठीक है, दिस विल बी द रेडियस, ठीक है। क्लियर है ये, आर बी क्लियर। आपको भाई साहब लॉग टेबल में थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपर्ट होना पड़ेगा। एन एटम क्रिस्टलाइजेज इन FCC क्रिस्टल एंड हैज अ डेंसिटी ऑफ 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक with unit cell edge length of 100 picometer, calculate the number of atoms present in 1 gram of crystal, ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला बच्चा पार्टी क्या है, Z इंटू मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन A क्यूब इंटू Na, ठीक है, क्लियर, ओके। FCC क्रिस्टल है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, मतलब 1/8 इंटू 8 प्लस half into 6, so that will be how much, 1 + 3, that is how much, 4। तो Z की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई बच्चा पार्टी, 4, ठीक है, ओके। मॉलिक्यूलर वेट, an atom crystallizes and has a density of this much with unit cell edge length of 100 picometer, मतलब A की वैल्यू कितनी है 100 इंटू पिकोमीटर, मतलब कितना हो जाएगा 10⁻⁻12 मीटर, so this will be how much, 10⁻⁻10 मीटर, ये A की वैल्यू हो गई, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ क्रिस्टल, ओके। देखो एक क्रिस्टल में कितने एटम्स प्रेजेंट है, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 क्रिस्टल, 4 है कि नहीं, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 क्रिस्टल, एक 1 यूनिट सेल में 4, तो आपको भाई साहब 1 ग्राम में कितने यूनिट सेल्स हैं वो निकालने हैं, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। So an atom crystallizes and has a density of 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। तो आप देखो भाई साहब A की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, डेंसिटी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है।
ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 10⁻⁻10 और इसका भाई साहब क्यूब, इसका कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब z की वैल्यू कितनी है 4, मॉलिक्यूलर वेट आपको नहीं मालूम, क्या आप इससे मॉलिक्यूलर वेट को निकाल सकते हैं? तो दिस विल बी 10 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा बोलो -30 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 4, दैट विल बी द मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। ओके चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे -30 है और 23 है, तो ये क्या हो जाएगा -7 इंटू 10 है इंटू 10, तो ये हो गया आपका 10, -30 प्लस 23 हो गया 7, और यहाँ पे कितना हो गया 6.022 अपॉन भाई साहब कितना हो गया 4, ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो 4 15 ज़ा 60, अप्रॉक्सीमेटली आपका भाई साहब 1.5 इंटू 10⁻⁻7 हो गया, ठीक है। नहीं यार यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, 10⁻⁻10 और ये हो गया 6 एक क्यूब, और यहाँ पे कितना 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक है। इतना कम इसका मॉलिक्यूलर वेट नहीं हो सकता यार, लेट्स सी। तो यहाँ पे आपका डेंसिटी देखो दिया हुआ है, A दिया हुआ है, तो A को आपने 10⁻10 किया, 100 पिकोमीटर है तो 100 इंटू 10⁻12 दैट विल बी 10⁻10। तो A की वैल्यू कितनी है भाई साहब आपका, हाँ हमने उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं किया था, ठीक है। ये आपका मीटर में रहने दिया था ना, और जबकि आप देखोगे यहाँ पे डेंसिटी क्या दी हुई है सेंटीमीटर क्यूबिक में, तो दिस हैज टू बी कन्वर्टेड। तो डेंसिटी इज इक्वल टू आपका Z इंटू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन A क्यूब इंटू NA, ठीक है। तो अपन मॉलिक्यूलर वेट को क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू A क्यूब इंटू एवोगाड्रोस नंबर अपॉन Z इंटू मॉलिक्यूलर वेट। तो डेंसिटी की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, डेंसिटी की वैल्यू हो गई भाई साहब आपकी 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। A क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई, हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻8⁻³ इंटू 6.022, ठीक है। यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट नहीं होगा भाई साहब, अपॉन Z होगा ना अपॉन Z, ठीक है। 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन Z दैट इज 4, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका 10, ये हो गया 10⁻24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 4, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10 अप्रॉक्सीमेटली, तो यहाँ पे कितना हो गया 15 है कि नहीं, 5 3 ज़ा 15 इंटू 10⁻⁻1, तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आ गया ये, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली आपका कितना आ जाएगा 1.5। सो फॉर BCC आपका 4A क्यूब, तो ये हो गया आपका मास, तो आपका कितना हो गया भाई साहब नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, ठीक है, तो आपके 4 हो गए, ठीक है। सो 1 ग्राम ऑफ द मेटल, अरे यार ये क्या हो रहा है, ठीक है। कितने एटम्स हो जाएंगे भाई साहब, देखो नंबर ऑफ एटम्स पर 1 ग्राम ऑफ मेटल, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने आपके 4, तो ओके तो अभी देखो नंबर ऑफ स्पीयर्स पर यूनिट सेल कितने हो गए 4, FCC है भाई साहब, ठीक है। तो FCC में आपका 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 6, सो दैट विल बी 1 + 3 दैट इज 4। वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल कितना होगा A क्यूब मतलब 10⁻⁻8 का क्यूब दैट इज 10⁻⁻24। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके टोटल वॉल्यूम भाई साहब आपका कितना हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी, है कि नहीं भाई साहब। आपका डेंसिटी या मास क्या होता है, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है। मास आपका कितना दिया हुआ है भाई साहब, मास हो जाएगा आपका 1 ग्राम, ठीक है। और डेंसिटी भाई साहब आपकी कितनी दी हुई है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। आपको यहाँ पे मास 1 ग्राम पूछा है, एक 1 ग्राम मास में, ठीक है, आपका टोटल वॉल्यूम कितना होगा वो पूछा था, तो आपने मास कितना लिया हुआ है यहाँ पे 1 ग्राम, यहाँ पे डेंसिटी कितनी है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, सो दैट विल बी 10⁻⁻1 सेंटीमीटर क्यूबिक, ओके। अभी ये जो 10⁻⁻1 सेंटीमीटर क्यूबिक है इसको आप डिवाइड करोगे वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट से, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट, तो आपका कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कितने हो जाएंगे, टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल,
वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम कितना है 10⁻⁻1 और वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल इज 10⁻⁻8, ठीक है। तो आपका हो गया 10⁻8 का क्यूब, दैट इज 10⁻24, ठीक है। तो आपका हो गया 10⁻, तो आपका नंबर ऑफ एटम्स कितना है भाई साहब 4। टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ मेटल कितना हो जाएगा भाई साहब 4 इंटू नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। एक यूनिट में कितने, 1 ग्राम मेटल में कितने यूनिट्स हैं, इतने यूनिट्स हैं, ठीक है। तो भाई साहब एक यूनिट में कितना है 4, तो इतने यूनिट्स में कितने होंगे 4 इंटू दिस, ठीक है, दैट इज 10⁻⁻1, तो 4 इंटू 10⁻23 एटम्स। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी, ठीक है। क्या ये क्लियर है कि रिपीट टेलीकास्ट चाहिए भाई साहब, जल्दी बताइए फटाफट। चलिए इसको कर लेते हैं एक बार और, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एन एटम क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी। एफसीसी है तो आपका भाई साहब नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हो गए, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हो गए आपके 4। वी ऑल अंडरस्टूड दिस। डेंसिटी कितनी दी हुई है, ठीक है, हैज अ डेंसिटी ऑफ, डेंसिटी आपकी दी हुई है भाई साहब कितनी 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है। यूनिट सेल एज लेंथ कितना दिया हुआ है, एज लेंथ आपको दिया हुआ है 100 पिकोमीटर्स विच कैन बी रिटन एज 100 इंटू 10⁻⁻12 मीटर्स, दैट कैन बी रिटन एज 100 इंटू सॉरी ये हो गया आपका 10⁻⁻10 मीटर्स, दैट कैन बी रिटन एज 10⁻⁸ सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, ये हो गया आपका ए, दैट इज 10⁻⁸ सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया रो, दैट इज 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ क्रिस्टल। 1 ग्राम क्रिस्टल में भाई साहब कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, ये आपसे पूछा है, ठीक है। ओके, तो पहले तो देखो भाई साहब आप यहां पे आपका 1 ग्राम क्रिस्टल में इन 1 ग्राम ऑफ क्रिस्टल मास कितना हो गया बोलो, मास इज 1 ग्राम ऑब्वियसली भाई साहब, ठीक है। और डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी इज 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। तो आप पहले क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ क्रिस्टल, और वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ क्रिस्टल कितना हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो मास कितना है आपका 1 ग्राम अपॉन डेंसिटी दैट इज 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। कैंसलम, तो यहां पे हो गया आपका 0.1, या लेस करते हैं आप 10⁻⁻1 सेंटीमीटर क्यूबिक। ये हो गया 1 ग्राम के क्रिस्टल का वॉल्यूम, समझ में आ रहा है ये, ओके। अभी एक यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है, 1 यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना मिला आपको, ए क्यूब, दैट इज हाउ मच 10⁻⁸ सेंटीमीटर का क्यूब, दैट इज हाउ मच 10⁻⁻24 सेंटीमीटर का क्यूब। ये हो गया एक यूनिट सेल का वॉल्यूम, और ये हो गया 1 ग्राम क्रिस्टल का वॉल्यूम। तो अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 1 ग्राम ऑफ क्रिस्टल, ये कितना हो जाएगा, ये जो वॉल्यूम है 1 ग्राम का ये वॉल्यूम है, और एक यूनिट सेल का ये वॉल्यूम है, दैट इज 10⁻⁻24। कितना हो जाएगा बोलो ये 10⁻⁻1 -24, तो ये हो गया 10⁻23। समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, ओके। ये हो गया आपका नंबर ऑफ यूनिट सेल, 1 ग्राम में कितना नंबर ऑफ यूनिट सेल्स है, इतना, और एक यूनिट सेल में कितने आपके एटम्स हैं, 4। तो टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे 1 ग्राम में, टोटल एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ क्रिस्टल, टोटल एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ क्रिस्टल विल बी हाउ मच 4 इंटू 10⁻23, ठीक है, 4 इंटू 10⁻23 ऐसा आ जाएगा भाई साहब आपका, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।